हमारी खास पेशकश जनादेश 2014। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और हम आपको दिखाएंगे देश के 16 जाने माने पत्रकारों का एग्जिट पोल। जी हां, 16 जाने माने पत्रकार बताएंगे कि उनके मन में जनता की नब्ज क्या है। ये पूरे देश में घूमे हुए हैं, इन्होंने जनता की नब्ज टटोली है, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से बात की है, हर सेफोलॉजी को समझा है, जनता से बात की है, नेताओं से बात की है, उन लोगों से बात की है जो मैटर करते हैं, उन नेताओं से बात की है जिन्होंने रणनीति तैयार की है, उन बैकरूम के लोगों से बात की है जिन्होंने इस चुनाव की पूरी स्ट्रैटेजी को अंतिम रूप दिया है। तो ये तमाम पत्रकार होंगे जो हमें बताएंगे अपने फिगर्स और उस पर हम मंथन करेंगे और चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एनडीए बहुमत से कितने पास है और कितने करीब। तो चर्चा की शुरुआत करें चित्रा। बिल्कुल, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आप करवा दीजिए। बिल्कुल, हमारे साथ विजय सांघवी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ पंकज वोरा जी हैं, एडिटर द संडे गार्डियन। हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ ज्ञानेश्वर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनुज गुप्ता जी हैं, रेणु मित्तल जी हैं और हमारे साथ थोड़ी ही देर में एनके सिंह साहब जुड़ेंगे। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे मैजिक नंबर से और चलते हैं हमारे मैजिक टच स्क्रीन तरफ जो हमारे दिखाएगा जादुई आंकड़ा। बिल्कुल, देखना दिलचस्प रहेगा कि अब तक के जो आंकड़े हमने एग्जिट पोल में देखे हैं, क्या उसी तरह के आंकड़े इन पत्रकारों की ओर से भी पेश किए जाते हैं या फिर उसमें कुछ फेरबदल रहता है? एक गेस्ट मुझे लगता है कि पत्रकार जो हैं वो बच के निकलने की कोशिश करेंगे, तो पूरी तरह से बहुमत का क्या आंकड़ा देंगे, कुछ ही देर में वो हमारे साथ होंगे और वो बताएंगे हमें। बिल्कुल, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे और सबसे पहले आएंगे विजय सांघवी जी। विजय सांघवी जी आइए और बताइए कि आपका आंकड़ा यहाँ पर क्या कहता है। एनडीए को मिलने वाला है न यूपीए को, क्योंकि मैं बार बार ये सवाल पूछता रहता हूं कि पिछले इलेक्शनों के अंदर क्या हुआ और आम जनता को क्या चाहिए। मैं ये सवाल हमेशा बार बार पूछता रहा हूं, कई नेताओं से भी पूछता रहा हूं कि अल्टीमेटली वोटर के दिमाग के जो पॉलिटिकल माइंड बनते हैं उसके अंदर कौन से फैक्टर्स आते हैं, और अभी तक में मुझे उनके वाला सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिल पाया। इसलिए मैं इन आंकड़ों के अंदर नहीं जाता हूं, मैं ये देख रहा हूं कि लोगों का झुकाव किस तरफ है और किस तरफ नहीं है। इसी के बेसिस के ऊपर मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि किसी भी पक्ष को या किसी एक पक्ष को बहुमत मिलने की संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है। अगर आप उसमें टच करेंगे तो जो जादुई आंकड़ा है वो हमारे सामने आ जाएगा और उसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल आपका एनालिसिस करता क्या है। चलिए, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, साहब भी देखिए पीछे, 16 बड़े पत्रकारों का ये एग्जिट पोल है जिसमें से विजय सिंघवी जी का कहना है कि एनडीए को 182 यानी कि 1998 और 99 में जितनी सीटें मिली थी, एनडीए को 182 क्यों जी, और भी दमन है। यूपीए को कितना दे रहे हैं वो उस पर भी आ जाइए, फिर उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ते हैं। यूपीए को 110 सीटें, सवाल सबसे पहले यही 182 एनडीए को क्यों? 182 इसलिए क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि कई राज्यों के अंदर जो एग्जिट पोल ने अपने अंदाज दिए हुए हैं वो बहुत ज्यादा लग रहे हैं। जैसे कि देख लीजिए यूपी और बिहार के अंदर, पिछड़े वर्गों ने, वंचित वर्गों ने और दलित वर्गों ने मिलके कांग्रेस और बीजेपी को सत्ता के बाहर कर दिया है 1990 से। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है अभी तक में कि वो लोग वापस बीजेपी और कांग्रेस को क्यों लेके आएंगे। तो इसलिए जो एग्जिट पोल के जो दिए जा रहे हैं आंकड़े वो मेरी समझ में नहीं आ रहे, और मुझे लगता है कि पिछले 2 इलेक्शनों के अंदर जिस तरह का परिणाम आया है उसी तरह का परिणाम इस बार भी आएगा। आपको मोदी की लहर दिखाई नहीं पड़ रही? नहीं, मुझे नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि मैं देख रहा था कि वाराणसी के अंदर जो शो किया गया वो इवेंट मैनेजमेंट था, वो लोगों की लहर नहीं थी। गाँवों के अंदर जाके देखा है, लोगों से बात करने के बाद में ये कोई नहीं कहता था कि मैं एक तय कर लिया है कि मैं इसी व्यक्ति को, क्योंकि आज तक मैं देखा हूं कि 1962 से मैं इलेक्शंस कवर करता आ रहा हूं, आज तक मैंने किसी इलेक्शन के अंदर पर्सनालिटी को जीतते हुए नहीं देखा है। उसका जो एक मंत्र होता है, उसका जो प्रोग्राम होता है, उसके साथ में लोग जब आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को तब जाके वोट देते हैं, वरना व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। और ये किस्सा भारत के अंदर 3000 सालों से चल रहा है कि उन्होंने कभी एक व्यक्ति को अपना नेता बना के चुन के बनाया नहीं है, क्योंकि ये इंडिया की जो सोशल सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए फ्रांसिस फुकुयामा और दूसरे लोगों ने भी कहा, मैक्स वेबर ने भी कहा है कि इंडिया हैज ए स्ट्रांग सोसाइटी बट वेरी वीक स्टेट। बिल्कुल बिल्कुल। आदर्श का नंबर दबा दीजिएगा। कौन सा? आदर्श 251।
तो ऐसे में तो कांग्रेस और अदर्स मिलकर सरकार बना लेंगे आपके हिसाब से? ना, ये मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस कोई भी पक्ष, बाहर वाले पक्ष अब कांग्रेस को अंदर लेने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस का हिस्सा तो ये है कि देखिए जो हालात हो गए हैं, जिस तरह का परिणाम आएगा, उसके बाद में कांग्रेस का ढांचा कितने दिन तक रह पाएगा, इसके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। कौन है जो सर के आंकड़ों, विजय सांघवी जी के आंकड़ों से सहमत नहीं है? अवधेश कुमार जी। मैं इनके आंकड़े और इनके विश्लेषण दोनों से भी 100% असहमत हूं। उसका कारण यह है कि इस बार का चुनाव, उसमें कई ऐसे कारक दिखे हैं, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, मुद्दे के स्तर पर हो, व्यक्तित्वों के स्तर पर हो, जो कि परिणाम को निर्धारित कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति के आधार पर परिणाम कभी निर्धारित नहीं हुआ। 1971 का चुनाव, 1967 का चुनाव व्यक्तित्व का चुनाव था और निर्धारित हुआ था हम लोगों के समय। पंडित जवाहरलाल नेहरू, खैर उस समय एक दूसरी स्थिति थी। 1999 में भी भले मुद्दे थे, लेकिन सोनिया गांधी बनाम वाजपेयी एक बड़ा मुद्दा था पूरे देश में। सोनिया गांधी के विदेशी का भी मुद्दा था और व्यक्ति ने निर्धारित किया। और इस बार का चुनाव तो बिल्कुल मोदी बनाम मोदी समर्थक और गैर मोदी के ध्रुवीकरण के बीच था। इसीलिए अगर थोड़े बहुत कभी कमी भी रही होगी विजय जी, तो 2014 का चुनाव व्यक्तित्व के ही आधार पर अपना परिणाम निर्धारित करने जा रहा है। ये आप देख लिया जाएगा। देख लीजिए, आपको एक करेक्शन करा दूं मैं कि 1971 के इलेक्शन के अंदर जब इंदिरा गांधी जी चुनाव के अंदर गई थी, तब वो व्यक्तित्व नहीं थी, वो पर्सनालिटी नहीं थी। उनकी जो छाप बनी हुई थी वो उनकी गुड़िया की थी। और इंदिरा गांधी पर्सनालिटी बनी 1971 के इलेक्शन के बाद में, और 77 में पर्सनालिटी बनने के बाद में जब चुनाव में गई तो वो हार गई थी। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि इंदिरा हराओ, मैं कहता हूं गरीबी हटाओ। विपक्ष ने इंदिरा हटाओ, इंदिरा हराओ का चलिए हम आपके पास लौटेंगे। वही कह रहा हूं, प्रोग्राम के बेसिस के ऊपर जीती है। बता देती हूं, हमारे साथ यहाँ पर 16 पत्रकार लगातार जुड़े रहेंगे और एक एक पत्रकार अपनी जगह से उठेंगे, हमारे सामने आएंगे, मैजिक फिगर अपना दबाएंगे, हमारी स्क्रीन पर होगा और उस पर 3-3 मिनट हम चर्चा करेंगे। साहब प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाइए। और अब आगे बढ़ते हुए अब हम बुलाते हैं अनुज गुप्ता जी को। उनका जादुई आंकड़ा एनडीए को क्या उसके पक्ष में जाता है, नहीं जाता है, अनुज गुप्ता जी बताएंगे। सर आइए प्लीज, शुरुआत कर ले। चलिए अब देखते हैं जनादेश 2014 में एनडीए को 250 सीटें, 250 यानी कि 272 नहीं, क्यों? ये चित्रा जी देखिए, 10 अप्रैल की वोटिंग से पहले मुझे ऐसा लगता था कि भाजपा शायद 200 क्रॉस नहीं कर पाएगी, 190 क्रॉस करने में भी हाफ जाएगी और कांग्रेस 125 तक आसानी से पहुंच सकती है जी। लेकिन 10 अप्रैल की वोटिंग जब हुई दिल्ली और उसके आसपास, बहुत सारे लोगों से इन सब क्षेत्रों में हम लोग बात कर पाने में सक्षम थे। मैंने खुद बात की और मैं हैरान हुआ और मैंने अपने अखबार में अगले कॉलम में लिखा अपने पाठकों से माफी मांगते हुए कि मैं नब्ज को टटोल पाने में नाकाम रहा, क्योंकि मैंने देखा, यानी अजीत सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लूं, वहां पर भी जाट वोटर में भी, जाट, यादव, गुजर, शेड्यूल कास्ट भी, जो यूथ वोटर है 18 से 35 के बीच का, वो एक तरफा मोदी की तरफ जा रहा था। और ये भाजपा की जीत नहीं, नरेंद्र मोदी की जीत हो रही थी। और जो उनके पिता यानी परिवार के बड़े लोग थे वो अपनी मूल पार्टियों की तरफ जा रहे थे, पहली बात। दूसरी, हरियाणा में मैंने जब कांग्रेस के लोग जो प्रचार कर रहे थे उनसे जानने की कोशिश की, तो वो जो जवाब मुझे मिला कि हर जगह नमो फैक्टर है, 50,000 से लेकर के 2 लाख वोट तक हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जी। और ये हैरानी की बात है कि 6 महीने पहले ये दिख नहीं रहा था, अचानक दिखने लगा। इसके आधार पर मैंने ये आकलन किया कि शायद अब ये बीजेपी आगे बढ़ रही है। लेकिन प्रियंका गांधी ने, जिन्हें कांग्रेस में बहुत सारे लोग और देश में भी बहुत सारे लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं, उन्होंने रथ रोक दिया, उन्होंने जो कुछ किया उसके कारण 1-2 चरणों में कुछ सीटें घट गई, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपको लगता है 250 पे रुक जाएगा मामला, 272 तक नहीं पहुंचेगा? क्योंकि हर एग्जिट पोल 272 बता रहा है। ये देखिए, एग्जिट पोल्स आमतौर पर पिछले कई सालों से हम देखते हैं बीजेपी के प्रति थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, शायद इसलिए कि कांग्रेस का वोटर जो है साइलेंट वोटर होता है और जो गरीब तबका होता है उससे हमारे पोलिस्टर्स लोग ठीक से पूछते नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये हाइप मानने को तैयार हूं कि 16 को मैं गलत
हो सकता हूं बीजेपी एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल सकता होगा, क्योंकि जितने वोट इस बार पड़े हैं, जिसको मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी वोटों की सुनामी कहता रहा हूं, 14 करोड़ अतिरिक्त वोटिंग पिछले बार से, और कांग्रेस जो 206 सीटों पर थी, सत्तारूढ़ पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, उसको केवल 12.25 करोड़ वोट थे। तो ये वोटों की सुनामी कुछ भी कर सकती, किसी एक को स्पष्ट बहुमत भी दे सकती है, लेकिन मैं अभी तक ये मानने को तैयार नहीं हूं कि एनडीए स्पष्ट बहुमत ले पा रहा होगा। विजय सांघवी जी, आपने 180 कहा, ये कह रहे हैं 250, 70 सीटों का डिफरेंस। ये हो सकता है ये सही हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल सही हूं, लेकिन मैं जो आकलन कर रहा हूं वो मेरे सवाल ठीक वही के वही रह जाते हैं कि मतदारों को क्या चाहिए, ये दोनों पार्टियां समझ पाई या नहीं समझ पाई है, और उनके जो एजेंडा है, उनके जो नेताओं के भाषण है, उसके अंदर से वो रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता है। मैं देख रहा हूं कि जो लोगों को चाहिए वो नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूं कि 2004 के अंदर हिंदुस्तान के 40% बच्चे स्कूल में जाया करते थे, और 2013 के अंदर 80% जा रहे हैं, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अगर आंकड़े लिए जाए तो 92% के ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि गरीबों के दिलो दिमाग के ऊपर भी एक नया विचार आ गया है। वो विचार कहीं ना कहीं तो इसमें रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल। अनुज गुप्ता, रहते हुए दिल्ली का विधानसभा चुनाव, राजस्थान का विधानसभा चुनाव, यानी कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया इन 10 सालों में देश को, लेकिन उसके बावजूद उसकी इतनी करारी शिकस्त हुई, वो एक बड़ा इंडिकेटर था जो बता रहा था कि कुछ और फैक्टर्स भी वर्क कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो नमो फैक्टर था। लेकिन आप बताइए, क्या 100 से कम होगी कांग्रेस? कांग्रेस क्या 100 से कम होगी? 2 साल पहले जब हिसार का उपचुनाव हुआ था, तब मैंने अपना कैलकुलेशन करके अपने अखबार में कॉलम में लिखा कि कांग्रेस यदि 2.5% वोट लूज करती है तो 115-120 के बीच जाकर के अटक जाएगी। इस बार वो अधिक वोट लूज कर रही है, लेकिन बिहार में जो उसने अपना तालमेल बना लिया, उसने यूपीए को कुछ ताकत दी। और यदि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी और एमएनएस यदि एक हो गए होते, वैसे तो बहुत हद तक एमएनएस ने कैंडिडेट खड़े नहीं की बीजेपी के खिलाफ, लेकिन वो हो गए होते तो मैं मानता कि हाँ, कांग्रेस 100 के नीचे चली जाएगी। लेकिन आज की एक बार हम देख भी लेते हैं, अगर आप यूपीए 135, इस 135 में मैं कांग्रेस को 108 सीटें देके चल रहा हूं। 1999 की ऐतिहासिक हार से बुरी हार इस बार होने वाली है, मैं मानने को तैयार हूं, ये मैं मानता हूं, मैं लिखता हूं इसको, लेकिन 100 से नीचे जाएगी, अभी मेरे गले में ये उतर नहीं पाई ये बात। ये 100 से नीचे अगर हो सकता है चली जाए, कोई बड़ी बात हो सकता है चली जाए। और तीसरे मोर्चे को आप क्या दे रहे हैं? 158। तीसरे मोर्चे माने बिखरे हुए सभी लोग, केवल तीसरे मोर्चे नहीं, जितने बच गए उन सबको जोड़ दिया। वो 158 और 135 ये दोनों मिलकर के सरकार बनाएंगे, मुझे लगता नहीं, क्योंकि उनके बीच बहुत सारे विरोधाभास हैं। उन विरोधाभासों को दूर करने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो व्यक्ति चाहिए, वो कोई सामने नहीं है इस समय। हो सकता है कि कोई कहे कि जैसे मैं महाराष्ट्र में इसलिए मैं कह सकता हूं कि शरद पवार मुझे बड़े नेता लगते हैं, शरद पवार जैसी शख्सियतें हों तो शायद वो झुका सकें, लेकिन क्या कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देना पसंद करेगी? जिन्होंने सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल पर कांग्रेस को टूटने के लिए मजबूर किया था 1999 में, यदि उस समय कांग्रेस नहीं टूटी होती तो शायद वाजपेयी सरकार दोबारा नहीं आई होती। इसलिए बहुत सारे इफ एंड बट हैं उनके रास्ते में, बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। पर आपको ओवरऑल क्या लगता है? आपको लग रहा है आपकी बार मोदी सरकार? एनडीए 250, 240 भी होगी तो आराम से मोदी सरकार होगी। मोदी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कोई फिगर डाउट कर रहा है अनुज जी के? नहीं, थोड़ा इन्होंने अपने को, हम लोग भी कर रहे हैं, सुरक्षित किया है 250 पर, और इन्हीं की बातचीत को मैं ठीक से ले जाऊं कि इस बार वोटिंग इतना ज्यादा हुआ है, सुनामी कहीं भी जा सकता है, तो उसमें इनके आंकड़े ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको मालूम है कि ये 275 भी आंकड़ा जा सकता है, लेकिन अगले अपने सुरक्षा के लिए आपने 250 किया। अवधेश जी देखिए, भाजपा पूरे इतिहास में हिंदुस्तान में जिन सीटों को कभी न कभी एक आध बार जीती है, 292 का आंकड़ा है। 2004 में जब मैंने 282 का ऐसा आंकड़ा प्रमोद महाजन जी के सामने रखा था, वो चौंक गए थे। अच्छा, भाजपा कभी इतनी सीटों पर जीती है? लेकिन सभी सीटें एक बार में जीत जाए, वो हैरानी की बात होगी। लहर में संभव है। जो एनडीए इस समय का है, यानी चंद्रबाबू नायडू को मिलाते हुए अभी का एनडीए कभी न कभी जिन सीटों पर जरूर जीता है वो 362 हो जाती हैं। इसलिए जो एक सर्वे ने 340 सीटें तक दिखाई, 330-340 के बीच में, वो भी हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी यदि वो लहर है। लहर तो है, वो कितनी बड़ी है वो हमें मालूम नहीं है। लहर कितनी बड़ी है? हम अगले की तरफ चलें उससे पहले
रुकते हैं चित्रा एक ब्रेक के लिए। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि देश के जाने माने 16 पत्रकार होंगे आप हमारे साथ, जो आपको बताएंगे कि आखिर उनका एग्जिट पोल कहता क्या है। आप कहीं मत जाइए। देश के जाने माने 16 बड़े पत्रकारों का एग्जिट पोल कहता क्या है, वही लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, 2 बड़े पत्रकार देश के वो हमारे सामने आए थे और उन्होंने अब तक जो आंकड़ा दिया है उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात विजय संघवी जी की करेंगे, जिन्होंने एनडीए को दिए हैं 182। आपको बता दें कि 98 और 99 में भी इतनी ही सीटें थी, लेकिन वो बीजेपी की थी। यूपीए की बात करें 110 सीटें, जबकि अदर्स को 251 सीटें विजय संघवी जी की ओर से दी गई हैं। आगे बढ़ेंगे, दूसरे बड़े पत्रकार अनुज गुप्ता जी ने जनादेश 2014 में जो आंकड़े दिए हैं एनडीए के लिए 250, यूपीए की हम बात करें तो 135 और अन्य के खाते में उन्होंने 158, यानी कि अभी तक किसी ने भी एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। दीपक जी, और यही बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरलीधर राव साहब। मुरलीधर राव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मेरा पहला सवाल आपसे, बड़े पत्रकार अभी भी मानते हैं कि बहुमत नहीं मिल रहा है, ऐसे में क्या करेगी बीजेपी? देखिए, परसों तक का भी बहुत टाइम है। पत्रकार तो 160-70 से भी आगे बढ़ नहीं रहे थे और आज 250 तक आए हैं। मेरा मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरे देश में दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम सभी जगह मिलाकर पूर्ण बहुमत प्राप्त करेंगे और स्थिर सरकार देने में संपूर्ण रूप से सफल होंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत मिलेगा। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के उसमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, एग्जिट पोल बता रहे हैं आप जीत रहे हैं। ऐसा लग रहा है सरकार बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। जी, सरकार बनाने की कवायद तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन विश्वास पूरा है और मैं यहां तक कह सकता हूं कि 1971 के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में चुनाव जीत करके जब सरकार बनाई थी, एक मजबूत नेता के नाते देश के जनादेश प्राप्त किया था। उसके बाद उतनी बड़ी जनादेश मैं कह सकता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा। उतना बड़ा जनादेश मिलेगा, आपको इस बात का विश्वास है? इस वक्त की बात में अगर करूं तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी एक क्लोज डोर मीटिंग कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि आडवाणी जी का रोल क्या होगा ये तय होगा। तो क्या होगा आडवाणी जी का रोल? आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे बता दीजिए क्या क्या ऑप्शंस हैं आडवाणी जी के रोल के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व और कई नेता सब मिलकर काम करने वाली एक पद्धति और परंपरा को विकसित किया हुआ पार्टी है और इसलिए इसमें आडवाणी जी इस परंपरा को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो बने और वो अच्छे ढंग से चले और स्थिर सरकार जनता को दे और एक विकास जो हमने वायदा किया है उसको पूर्ण रूप से जनता को हम दे पाए, इन बातों को देने में एक एंकर का रोल इस सरकार में नरेंद्र मोदी जी के साथ आडवाणी जी निभाएंगे और आडवाणी जी एक मार्गदर्शक के नाते और एक मेंटर के नाते और एक एंकर के नाते सरकार को और सरकार के नेता को सहयोग देंगे। सरकार के, लेकिन रोल क्या होगा उनका सरकार के अंदर? मुरलीधर राव जी, क्या कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे वो? नहीं, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर तो मुझे नहीं लगता है वो बनेंगे, क्योंकि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, अटल जी के नेतृत्व में वो काम किया है और आज नरेंद्र मोदी जी के वो उनको आगे बढ़ाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका गत 2 दशकों में निभाया है। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि रोल क्या होगा वो तभी तय होगा जब सरकार के जनादेश हम पूर्ण रूप से 16 तारीख को प्राप्त करेंगे, किंतु जगह की कोई समस्या हमारे पार्टी में और पार्टी की ओर से नहीं आएगा किसी नेता के लिए। एक सवाल आपसे आखिरी और, क्या आपको लगता है
आगे का रोड मैप आपका क्या है, क्या क्या तैयारियां हैं 16 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 18 तारीख तक, कब नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां हो रही है? सुना है 17 तारीख को नरेंद्र मोदी के अभूतपूर्व स्वागत की तैयारियां दिल्ली में हो रही हैं। देखिए, हम जब आश्वस्त हैं कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक स्थिर सरकार बनाने की दृष्टि से जनादेश प्राप्त होगा, ऐसे जब हमें विश्वास है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली आएंगे और 16 तारीख के बाद और आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक है वो करेंगे। लेकिन ये सारी बातें 16 तारीख की घोषणा के बाद, सारे रिजल्ट्स बाहर आने के बाद ही हम तय करेंगे। उससे पहले एक समीक्षात्मक दृष्टि से हमारे जो उच्च स्तरीय नेता है, राजनाथ जी हो और नितिन गडकरी जी हो या अरुण जेटली जी हो, वो सभी लोग एक अनौपचारिक सलाह मशवरा के लिए केवल वो अहमदाबाद में मिले हैं और देश भर के जो स्थितियों के जानकारी और समीक्षा करने के लिए वे बैठे हैं वहां पर। चलिए मुरलीधर राव जी, आप हमसे जुड़े, इंडिया न्यूज से आपने हमसे बात की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 16 तारीख के लिए। चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन एक बार फिर से आप सभी को बता दें, देश के जाने माने 16 पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और वो आपको अपने आंकड़े देंगे। क्या एनडीए जादुई आंकड़े यानी कि 272 प्लस पा रहा है या फिर उससे रह जाएगा पीछे? बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाएगा।